मतलब नहीं है कि वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग में मैंने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई हैं, वही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनके अलावा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या क्या था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, दूसरा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड, थर्ड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, बहुत बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर, मीन्स विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें एक ऑप्शन वेपर प्रेशर देता है। या ऐसा पूछ लेगा विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें वेपर प्रेशर अगर ऑप्शन है तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अभी के लिए बस इतना नाम है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो 4 हमने डिस्कस की हैं वही है, ठीक है। खैर, इसको हटा के अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले समझ लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, वो वाली रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो समझ में आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने के लिए पहले वेपर प्रेशर समझें। अब ध्यान दो, बहुत आसान है वेपर प्रेशर। मान लो एक कंटेनर है तुम्हारे पास, ठीक है, और उसके अंदर आधा तुमने पानी भर दिया, उस कंटेनर के अंदर आधा पानी भर दिया और उसको बंद कर दिया, ठीक है, ढक दिया। कहीं से भी जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं एस्केप कर सकते, बाहर वेपर्स एस्केप नहीं कर सकते। तो अब मान लो तुम यहाँ से आग वाग जला के उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, या गैस पर या कुछ भी करके इस कंटेनर को तुम गर्म कर रहे हो। तो गर्म करने से जो पानी है, ये पानी है, तो पानी वेपराइज होना स्टार्ट कर देगा, मतलब पानी के कुछ वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना तुमको, ये डॉट डॉट करके, ये सारे वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर हो जाएगी, फिर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, किसके किसके बीच में? लिक्विड और वेपर के बीच में, है ना। मतलब अब उससे ज़्यादा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वेपर जो कन्वर्ट हो चुके हैं ना वो भी लिक्विड में बनना स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। पानी भी तो वेपर में बन रहा होगा, और जो वेपर होगा वो भी पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये दोनों का रेट सेम हो जाएगा, मतलब जितनी तेज़ी से पानी से वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है उतनी तेज़ी से वेपर से पानी का भी फॉर्मेशन होने लगा। अब उसके बाद थोड़ी ना अमाउंट बढ़ा पाओगे, क्योंकि जितना तुमने पानी से वेपर बनाया होगा उतना ही वापस से वेपर से पानी ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। तो एक समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा और यहाँ पर कुछ बहुत सारे वेपर्स इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब ये वेपर्स क्या करेंगे? वेपर्स क्या है? वेपर्स गैस है। तो गैस क्या करेगी? कंटेनर की वॉल पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से ये प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये वेपर अपने मोशन में, रैंडम मोशन में होकर ये प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे कंटेनर के ऊपर, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तभी तो बात कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अब इक्विलिब्रियम अचीव होने पर ये जो भी वेपर्स ऊपर इकट्ठा हो चुके हैं, ये सारे वॉल्स की कंटेनर पर एक प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से अगर मैं अगेन बोलूँ इस चीज़ को, तो वेपर प्रेशर क्या है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। जरूरी नहीं है वाटर वेपर्स हो, कोई भी सॉल्वेंट के वेपर्स हो सकते हैं, हमने वाटर को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने एक फिजिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, दैट इज H2O लिक्विड और H2O गैस। इसका एक इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, और इसका Kp कितना लिखोगे? Kp लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, क्योंकि प्योर लिक्विड की तो कॉन्सेंट्रेशन लिखी नहीं जाती है। आई होप ये बात पता होगी आपको। तो Kp Kc में हम प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते, और प्योर लिक्विड की के कारण प्रेशर भी नहीं लिखते, प्रेशर तो गैस के कारण ही बनेगा। तो यहाँ पर Kp क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ गया, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है H2O का, यही तो वेपर प्रेशर है, ठीक है। Kp कब लिखा जाता है? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है तब लिखा जाता है। और इक्विलिब्रियम पर जो भी प्रेशर H2O के वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वही तो वेपर प्रेशर है। तो यही तो वेपर प्रेशर है। इसका मतलब वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया? वेपर प्रेशर आ गया Kp के बराबर। मतलब वेपर प्रेशर कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वेपर प्रेशर, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, वही वाले पॉइंट को आगे थोड़ा फर्दर डिस्कस करें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम,
तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ से लिख लेना, ये थोड़ा बढ़ा के लिख लेना। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम होंगे तो जो वेपर्स के, ठीक है, वेपर्स होंगे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पर, वही वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यही फर्दर, दिस वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा ये वेपर प्रेशर जो है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम जो हमने कंसीडर किया है, ये वाला इक्विलिब्रियम, इसका जो भी केपी है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो चुका होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तुम लिख लो अच्छे से, उसके बाद आगे। ठीक है, तो लिख लो इसको, चलो लिखना स्टार्ट करो इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ो। कोई डाउट हो वेपर प्रेशर तो बताना, बाकी तुम लिख लो। ये लिख के हो जाए यहाँ तक तो बता देना, जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान दो, एक और पॉइंट लिखना है अभी तुम्हें, ये वाला पॉइंट समझो, पहले समझ लो। वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वेपर प्रेशर
तुमको पता है कि केपी जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, यू ऑल नो कि केपी जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो वेपर प्रेशर सिर्फ सिर्फ इसीलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है भाई, ये केपी के बराबर ही तो है। वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, ये केपी के बराबर ही तो होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लिख लो, ये वाला। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम इसके बाद एक क्वेश्चन करो। तुम्हें इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और वो क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, शायद देख पा रहे हो तुम अपने सामने। अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलो सोचो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले आपको सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा अब आपको। चलो इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, आराम से, हड़बड़ी नहीं है बिल्कुल भी। तुम जो भी चीज़ समझो कि वेपर प्रेशर ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें जो भी प्रोसेस कराया है वेपर प्रेशर के बारे में, उसके बेसिस पर सोचो। बहुत बढ़िया। चलो भाई, कुछ लोगों ने तो आंसर देने की तो कोशिश की है पहले। देखो सबसे पहला ये है कि सरफेस, देखो पहली चीज़ तो हम इसके बारे में क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड विल डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसको डिक्रीज करना है, ये डिक्रीज तुम बताओ कब होगा, जब देखो वेपर प्रेशर कभी भी डिक्रीज कराना हो तो हमें कराना क्या पड़ेगा, कम वेपर्स बनाने पड़ेंगे। जो मेन पॉइंट है कि भाई वेपर प्रेशर कभी भी डिक्रीज हो गया तो इसका सीधा सा एक मतलब है, वो मतलब क्या है, आपको क्या बनाने पड़ेंगे, कम वेपर्स बनाने पड़ेंगे। अगर वेपर्स ही कम बनेंगे तो वो प्रेशर भी तो कम ही एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहला तो ये है कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को डिक्रीज कर दो। ये जो सरफेस एरिया है ये वाला, इसके लिक्विड को डिक्रीज कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। वेपर प्रेशर तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यू नो दैट, अभी बताया, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन, ठीक है। सरफेस एरिया वेरिया से डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अब टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर दोगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से अब नोट करने वाली है कि वेपर प्रेशर, यहाँ पर अभी नोट कर लेना अपने आप कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। ये देखो वापस से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि वेपर वीपी मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
ठीक है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड और वेपर प्रेशर, भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट लिखो, और टेम्परेचर और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट लिख लो। चलो ये वाला पॉइंट लिखो, जो ये जो पॉइंट लिखा है हमने नोट करके, ये पॉइंट भी लिखो। क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद इसके नोट पॉइंट को लिखो, ये नोट पॉइंट है इसका। दोनों चीज़ लिख के हो जाए तो मुझे बता दो। ये जो चीज़ हो जाए तो फिर मुझे कंफर्म कर दो। अब देखो ध्यान से सुनो, अब एक फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूले की बात करेंगे जिससे हम वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर। ये जो फॉर्मूले की बातें चल रही हैं, जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है? वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या बता रहा है? वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे इस फॉर्मूले को समझो थोड़ा सा, एट डिफरेंट टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को समझना है तुमको पहले, क्या है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को याद भी रखना है तुमको। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये फॉर्मूला क्या है। बेसिकली ये फॉर्मूला दो केपी को कंपेयर करता है। जैसे मान लो T1 टेम्परेचर पर, तुमको भी पता है जो केपी होता है वो किसके साथ वेरी करता है? टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ये क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है। केपी क्या होता है? चेंज हो जाता है किसके साथ? एज टेम्परेचर चेंजेस, एज टेम्परेचर चेंजेस। तो केपी भी चेंज हो जाएगा। अब केपी चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या चीज़ चेंज हो जाएगा? वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात किया एल एन, ये लॉग है। ठीक है, एल एन के पी टू, चाहे तो आप इसको के टू भी याद रख सकते हो, सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टी टू टेम्परेचर। ये के पी टू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टी टू टेम्परेचर। के पी वन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टी वन टेम्परेचर। ध्यान से समझना। पी टू क्या है? वेपर प्रेशर। ये पी टू क्या है? वेपर प्रेशर एट टी टू टेम्परेचर। अच्छे से इसे लिख लेना कि पी टू इज द वेपर प्रेशर एट टी टू टेम्परेचर। पी वन क्या है? वेपर प्रेशर एट टी वन टेम्परेचर। आर गैस कांस्टेंट है। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, किसी लिक्विड को वेपर बनाने में कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है, ये वो है, वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है। ठीक है, अगेन पी टू क्या है? वेपर प्रेशर एट टी टू टेम्परेचर। पी वन क्या है? वेपर प्रेशर एट टी वन टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, किसी लिक्विड को वेपराइज करने के लिए जो भी एनर्जी सप्लाई की गई है, जो भी हीट सप्लाई की गई है, उसको हम बोल रहे हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ठीक है भाई, के पी चेंजेस एज टेम्परेचर चेंजेस। तो वहाँ से एक रिलेशन, ये चीज़, ये रिलेशन आपको याद रखना है।
लिखो इस रिलेशन को, प्लस ये भी लिख लेना कि P2 इज द वेपर प्रेशर एट T2 टेम्परेचर, P1 इज वेपर प्रेशर एट T1 टेम्परेचर। ठीक है, फटाक से लिखो, फिर बताओ ये कंप्लीट हो गया कि नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, ये लिख लेना, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, अभी P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट T2 टेम्परेचर। देखो ये चीज़, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है वो समझो। ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो है वो मोलर एंथैल्पी है वेपोराइजेशन का। इसका मतलब ये होता है कि देखो, एक मोल लिक्विड को वेपोराइज करने में, मतलब इक्विलिब्रियम में लाने में, एक मोल लिक्विड को वेपोराइज करने में जो भी हमने हीट सप्लाई की है, जो भी एनर्जी सप्लाई की है, वो कहला रहा है डेल्टा एच वेपोराइजेशन, मतलब मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप समझ में आया होगा। कितना जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं एक मोल लिक्विड को वेपराइज करने में। वेपराइज करने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम तक ले आए, जब लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ चुके। 17 hours. चलो ये सबका लिख के हो गया ना। चलिए तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। रुको एक सेकंड, में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको। वेट करो थोड़ा सा, तो कहाँ गया वो क्वेश्चन। चलो अभी मिल नहीं रहा है। अब ध्यान से एक चीज़ समझेंगे यहाँ से। हम यहाँ से ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, हमने अभी क्या बोला,
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर, हमने ये बोला ना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब देखो उसकी एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मूले से कैसे दी जा सकती है। जैसे मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मुझे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा नीचे ले लेने दो, उसके बाद बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लेनेशन समझेंगे क्यों क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर राइज कर जाता है। चलो अच्छा यहीं देखो, यहीं पे समझो, समझते हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को समझना। ये वाला पॉइंट मिटा देता हूँ। इसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है और टेम्परेचर घटाने पर घट जाता है। देखो ध्यान से, अगर हम मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मतलब क्या होगा भाई, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, है ना। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बाद का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, पहले का टेम्परेचर कम रहा होगा। तो अगर T2 T1 से बड़ा है तो 1/T2, ये जो 1/T2, T2 बड़ा है T1 से, तो 1/T2 छोटा होगा ना, 1/T2 छोटा होगा, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और 1/T1 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो 1/T2 छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाओगे तो तुमको कैसी वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये पूरा, ये तो क्या आ गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर बाद का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये ब्रैकेट का जो टर्म है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो, किसी लिक्विड को आप वेपराइज करने के लिए, किसी भी लिक्विड को आप वेपराइज करने के लिए एनर्जी हमेशा सप्लाई करोगे, ठीक है, एनर्जी आपको नहीं मिल रही होगी, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई किसी को आप एनर्जी सप्लाई करोगे तभी तो जाके वो वेपराइज होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और आर तो होता ही पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में ये जो पूरी राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, ये पूरी की पूरी भाई निकल के कैसी आ रही है, पॉजिटिव निकल के आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है बीच में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वही राइट हैंड साइड होगी, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। अब बताओ, तुम मुझे बताओ लॉग कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। लॉग के आर्गूमेंट में यहाँ पर अगर एक होता तो वो ज़ीरो हो जाता, और एक से बड़ा होता तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि P2/P1, ठीक है, इसका मतलब हमको ये समझ में आया है P2/P1 की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए। हमें ये समझ में आ गया कि P2/P1 की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये समझ में आ गया P2 बड़ा होना चाहिए P1 से। हमें यहाँ से क्या समझ में आ गया, P2 बड़ा होना चाहिए P1 से, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, T2 अगर बड़ा होगा T1 से, तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि P2 भी बड़ा होगा P1 से। इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ऑपोजिट सेंस में भी बोल सकते हो कि अगर T1 छोटा हो, T1 बड़ा हो जाएगा तो P1 बड़ा हो जाएगा। तो जो भी टेम्परेचर बड़ा होगा उसका वेपर प्रेशर बड़ा होगा, वेरी सिंपल। और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक और चीज़ सीखी होगी, वहाँ पे हमने बात की थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पे हमने दो केस लिए थे। अगेन रिपीटिंग, हमने एक और चीज़ सीखी होगी कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैसा प्रभाव पड़ता है। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर दो केसेस होते थे कि आपको पहले ये बताना होगा
कि आप किसके लिए बात कर रहे हो, कि एंडोथर्मिक के लिए बात कर रहे हो, एक्सोथर्मिक के लिए बात कर रहे हो, क्योंकि एंडोथर्मिक के लिए बात अलग होती थी और एक्सोथर्मिक के लिए बात अलग होती थी। ठीक है, अब मान लो 1 सेकंड के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, हम पुराने वाले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को यहाँ से समझ रहे हैं इस फॉर्मूले से। मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक है इसका मतलब क्या, डेल्टा एच वेपोराइजेशन पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। वहाँ पर क्या होगा ना, ये डेल्टा एच होगा सिर्फ एंथैल्पी चेंज। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तब इसका मतलब होगा डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, और जब हम प्रेशर की बात करने लगेंगे यहाँ पर तो ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो अगर हम खाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें और एंडोथर्मिक रिएक्शन लें, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, P2 बढ़ रहा था तो इसका मतलब K2 भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ता था। आई होप ये चीज़ याद आई होगी, नहीं याद आई हो तो फिर से याद कर लो। एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने लगेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घट जाए। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उल्टी बात होती थी। उल्टी बात इसलिए होती थी कि डेल्टा एच तो नेगेटिव हो जाएगा ना, अब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये तो टर्म पॉजिटिव होगा, मतलब 1/T1 माइनस 1/T2 तो पॉजिटिव हो जाएगा टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन डेल्टा एच वेपराइजेशन नेगेटिव होने की वजह से ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाली साइड, ये पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई, और ये नेगेटिव हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड को भी नेगेटिव कर देगा वो। तो अब इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अब अगेन उल्टी बात बोलेंगे। इसका मतलब अभी K2 छोटा होगा, K1 बड़ा होगा। आई होप समझ लो ये बात, K2 छोटा होगा और K1 बड़ा होगा, इसका मतलब K2 छोटा है K1 बड़ा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो अगेन स्पीकिंग दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा होता है। यहाँ पर अगर इस चैप्टर के लिए बात करें वेपर प्रेशर में, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इतना सब छापो। अच्छे से लिख लेना जो जो पॉइंट मैंने बोले, ठीक है, सारे पॉइंट मैंने लिखे नहीं यहाँ पर, ठीक है, लिख के कंप्लीट हो जाए। जो जो चीज़ें तुमने समझी हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स पर प्रेजेंट करो, वो हो जाए तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हड़बड़ा के और बोर होके फिर आगे चलने कोई काम नहीं। एक फॉर्मूला पढ़े उसको प्रॉपरली समझो। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हो तुम, और ऐसा नहीं आए नहीं, क्वेश्चन बहुत बार आए इससे रिलेटेड। जैसी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको मैं यहाँ से चलो रब नहीं करता अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से जो चीज़ें मैंने समझाई हैं तो तुम समझो, एक्सट्रैक्ट करो उन चीज़ों को, ठीक है, टाइम दो थोड़ा सा, जितनी चीज़ें करो सॉलिड करो, ठीक है, कहने का मतलब यही है। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाए ना तो फिर मुझे बताना, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला पूरी तरीके से समझ में आ जाए तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में भी और वेपर प्रेशर के टर्म में भी, ठीक है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर बता देना। ठीक है, बता देना अभी जब कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। आराम से अपना टाइम लो, जो तुमको टाइम लगता है इस फॉर्मूले को समझने के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं, जब तुमको अच्छे समझ में आ जाए तभी बता देना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पॉइंट पॉइंट ये रिपीट करना है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर वेपर प्रेशर में बात करें तो डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं ना, तो रिएक्शन में तो डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकती है ना। तो अब देखो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो जैसा ये वाला केस है वैसे ही हो जाएगा, तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, है ना।
टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना तो उल्टा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटने लगेगा और टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने लगेगा। ये बातें याद रखनी। इन चीज़ों को वापस से चाहे तो लिख लेना इफ़ नीडेड। चलो हो गया ना। अब ध्यान से एक नेक्स्ट पॉइंट समझो। अब अगर हो गया है तो अब ध्यान से एक नेक्स्ट पॉइंट समझना है तुम्हें, और वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब से हम सॉल्यूट दो